इस वक्त मेरे साथ महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के चेयरमैन एम.वाई. शेख अल मारूफ यूनुस पटेल साहब है। मौजूदा दौर में जो महाराष्ट्र हिंदुस्तान में वक्फ के इमलाक को लेकर जो नई अमिटमेंट बिल पास किया गया है, उम्मीद के नाम से, वो उम्मीद मुसलमानों पर कितना खरा उतर रहा है, इसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। तो अभी यूनुस पटेल साहब आपसे खिताब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मई 2019 में महाराष्ट्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में से चेयरमैन के पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। और क्योंकि वक्फ ट्रिब्यूनल में वक्फ कानून के तहत ही मैटर्स चलते थे, इसलिए उसमें क्या तब्दीलियाँ नए बिल से आई हैं, उसको थोड़ा सा कुछ मोटे चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो वक्फ की प्रॉपर्टी के ताल्लुक़ से, वक्फ की जो प्रॉपर्टी के मेन तीन सोर्सेस है जो वक्फ को आने वाली प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो मुंतखब के ज़रिए जो बादशाहों ने, राजाओं ने, आलमगीरों ने जो प्रॉपर्टी वक्फ की है, वो दूसरा वक्फनामा या वक्फ डीड कहेंगे हम, जिससे इंडिविजुअल लोगों ने जो अपनी प्रॉपर्टी किसी खानका, दरगाह, कब्रस्तान, मस्जिद को दी, वक्फ की है। तीसरा एक अहम जो कलम है उसमें, वो यहाँ पर माने रखती है, वो है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी मिल्कियत किसी वक्फ इंस्टीट्यूशन को नहीं है पर वो इस्तेमाल में है, वो प्रॉपर्टी, उसको वक्फ बाय यूज़र कहा गया। अब ऐसी प्रॉपर्टी जो कभी भी इनके नाम पे नहीं थी, वक्फ के नाम पे, पर वो इस्तेमाल में उस वक्फ के यूज़ में था। जैसा कि कब्रस्तान है, कब्रस्तान के लिए कोई प्रॉपर्टी यूज़ में आ रही है जबकि वो कब्रस्तान की प्रॉपर्टी नहीं है। खानका है, दरगाह है, ईदगाह है, तो इस प्रॉपर्टी को भी वक्फ प्रॉपर्टी कहा गया है। अब ये हालात होंगे कि वो जो वक्फ बाय यूज़र की जो कानून था, उसको इसमें से निकाल दिया गया नए बिल में। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, जैसा रूरल एरिया में भी कि कब्रस्तान है वो गायरन लैंड पे है, ईदगाह भी गायरन लैंड पे है। तो अब ये उनकी मिल्कियत नहीं रहेंगी वक्फ इंस्टीट्यूशन की, गवर्नमेंट उसको कभी भी अपने पास ले सकती है। दूसरा अहम कानून में जो तब्दीली आई है नए बिल से, वो ये कि वक्फ प्रॉपर्टी के ताल्लुक़ से अगर कुछ मामलात आए हैं तो उसमें कलम 41 के तहत वक्फ बोर्ड को इंक्वायरी करने के, और वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं, जिसका फ़ैसला देने का पावर थे। और उसके बाद उसको चैलेंज करना है तो वक्फ ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया जाता था। पर अब ये पूरे पावर निकाल के कलेक्टर को पावर दिए गए। तो इस वजह से अब कलेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है ज़िले में, वो तय करेगा कि कोई प्रॉपर्टी का कोई मामला आया तो वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं, वो तय करेगा। दूसरा अहम जो कानून में तब्दीली आई है वो ये कि इससे पहले हमारे पास 1952 में एक इवैक्यू कानून बना है, इवैक्यू एक्ट, जिसके तहत कोई प्रॉपर्टी का कोई अनक्लेम प्रॉपर्टी कहा जाता है, जिसका कोई वारिस नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी है तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की मानी जाती है। पर इस कानून को वक्फ एक्ट में उसको लागू नहीं किया गया वो कानून, और उस वजह से फ्रैक्शन के बाद जो कुछ प्रॉपर्टी आई है, कुछ लोग छोड़ के गए जो वक्फ में इंक्लूड हो गई, वो वैसी रही थी, वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई थी। पर अब उसको भी कलम को ख़त्म किया गया। अब ऐसी अगर प्रॉपर्टी का सर्वे अगर होता है और कोई प्रॉपर्टी अगर ऐसी मिलती है तो फिर वो वक्फ से बाहर हो जाएंगी। वो एक अहम है। दूसरा कि जो मुद्दत का कानून है, लिमिटेशन एक्ट, वो इसको लागू नहीं था।
उसकी वजह से अगर वह प्रॉपर्टी है ऐसे इंक्वायरी में मालूम होता है, वो किसी के पास बरसों से अगर है तब भी वो वह प्रॉपर्टी वापस लेने के हक बोर्ड को थे। वो क़ानून को भी ख़त्म किया गया। दूसरा अहम क़ानून जो है उसमें जो तब्दीली लाई गई है वो ये है कि किसी भी मामले में अगर प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को तय करने का पावर कलेक्टर को दिया गया है। दूसरा और एक मामला है जैसा कि वक्फ बोर्ड में अब 2 गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं को बोर्ड का मेंबर बनाया जाएगा, जिसके वजह से तुम्हारा जो इंडिपेंडेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूट बोल के एक वजूद था वो ख़त्म हो जाएगा, कोई और भी इसमें आएगा। उसके वजह से होगा ये कि उसका जो इंडिपेंडेंट स्टेटस है आर्टिकल 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उससे हटकर होगा वो। तो ये सबसे बड़ी ये अटैक है उस पर, वक्फ क़ानून पे। दूसरा अहम मुद्दा ये है कि इस आज के क़ानून के जो अभी क़ानून है उसमें वक्फ को अगर प्रॉपर्टी किसी को डोनेट करना है तो कोई भी डोनेट कर सकता था, कोई मुस्लिम गैर मुस्लिम किसकी भी, और इससे पहले भी होता आया। पर अब इन्होंने एक उसमें कंडीशन रखा, अगर कोई मुस्लिम भी, अगर कोई नौ मुस्लिम है वो अगर समझो वक्फ को प्रॉपर्टी देना चाहे तो 5 साल तक नहीं दे सकता। यानी ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये बड़ा अजीब है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़ा सा खिलाफ है ऐसा बोल सकते हैं हम। इसकी वजह ये है कि कोई अगर हिंदू क़ानून देखेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट देखेंगे, तो अगर समझो को हस्बैंड या वाइफ अगर कन्वर्ट होती है, अपना मज़हब चेंज करती है, तो इमीडिएट उस ग्राउंड में उसका तलाक हो जाता है, डाइवर्स हो जाता है, तो उसको देर नहीं लगेगी। अब यहाँ ने अगर 5 साल वेटिंग करेंगे, उसके पास तय होगा कि वो मुस्लिम है कि नहीं है, और फिर उसको प्रॉपर्टी देने का हक़ है कि नहीं। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसको थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट करने वाली चीज़ है। इसमें साहब आपने बताया कि कलेक्टर को सारे पावर है, कलेक्टर ने अगर कोई फैसला गलत दे दिया हुकूमत के दबाव में आके या जो भी है, तो उसकी अपील का है? उसकी अपील तो आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। अभी कैसा था कि ट्रिब्यूनल कोर्ट को ही एक्सक्लूसिव पावर थी, ट्रिब्यूनल को ही किसी भी मामले में कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है प्रॉपर्टी और वक्फ के ताल्लुक से, उसके सारे मामले वक्फ ट्रिब्यूनल पर चलते थे। पर अब नए अमेंडमेंट के हिसाब से उन्होंने सारे पावर्स जो है सो सबको डिस्ट्रीब्यूट किए, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह सब, जहाँ जिसको जुरिडिक्शन है वहाँ आप जा सकते। तो ट्रिब्यूनल का जो वजूद है वो भी ख़त्म होने की इस पर कगार। अच्छा, और एक बात है साहब, दोनों पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, लोकसभा में बिल पास हो गया। हाँ। अब दस्तखत सदर जमहूरिया की दस्तखत को गए हुआ है। ऐसी सूरत में अब कानून क्या बताता है? ये कानून बन चुका है या इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता? क्या ये खाली वक्त गुजारी के लिए सुप्रीम कोर्ट लोग जा रहे हैं? नहीं, अभी कानून तो बन गया है। जिस दिन असेंट आ जाएंगी प्रेसिडेंट की उस दिन से वो लागू हो जाएगा। अब सवाल ये है कि उसको चैलेंज कर सकते कि नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है किसी भी कानून की चैलेंज कर सकते। तो मैं बता रहा कि यहाँ अगर समझो मेजर ऑब्स्ट्रक्शन है 2 चीज़ों का। एक तो किसी बाहर का गैर मुस्लिम को अगर बोर्ड में मेंबर बनाते हैं तो वो थोड़ा सा आर्टिकल 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसका वायलेशन के चांसेस है। और दूसरा ऐसा है कि वो जो रिस्ट्रिक्शन लगाना कि भाई वक्फ प्रॉपर्टी वही कर सकता है जो 5 साल तक रुकेंगे। जो नए मुस्लिम अगर है तो वो मुस्लिम न्यू मुस्लिम है तो उसको 5 साल तक उन्हें अपनी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं कर सकता। ये रिस्ट्रिक्शन भी जो है सो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसके ताल्लुक से भी चैलेंज हो सकता है। ये बताना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कानून को छेड़ेगा नहीं, उसमें भी कुछ अमेंडमेंट के साथ पास करेंगे अगर उसके दिल में आया है, उसको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस किया जा सकता है तो। लेकिन बिल तो बन गया, उम्मीद के नाम से जो बिल पास हो गया उसको आपको चैलेंज नहीं। खाली जैसा आप बता रहे कि भाई 5 साल में उन्हें अपना वक्फ कर सकता या कलेक्टर के पावर को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर सकते
और जैसा गैर मुस्लिम मेंबर बनाने के लिए ये छोटे छोटे बेसिक पर ही सुप्रीम कोर्ट अब अपना फैसला सुनाएगा, ऐसा आपका बोल रहा है? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कैसे है? कोई खाना, अभी ये एक प्रिजम्पशन है हमारा कि अगर पार्लियामेंट में कोई बिल पास होता है या क़ानून पास होता है तो वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करते हुए वो बिल पास करते, क्योंकि जो भी मेंबर्स है पार्लियामेंट मेंबर्स उनको सब चीज़ें मालूम हैं, ये क़ानूनी प्रिजम्पशन है उसके पीछे, तो वो सारे चीज़ें देखते हुए उन्होंने पास किया, ऐसा है कि उसके पीछे प्रिजम्पशन है। इसलिए उसको जो भी खामियां हैं उसको वैलिडिटी ज़रूर चैलेंज होंगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, क्योंकि आर्टिकल 19 से रिलेटेड है, मेरे जहाँ तक नॉलेज में है कि ये जो दो चीज़ें हैं, जैसा कि जो कोई भी न्यू मुस्लिम जो है, नौ मुस्लिम 5 साल तक अपनी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं कर सकता, ये जो कंडीशन है, ये जो है सो वो रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस है वो, और बोर्ड में जिसकी इंडिपेंडेंट स्टेटस है आर्टिकल 19 के तहत, उसमें अगर समझो ये तुम कोई नॉन मुस्लिम 2 मेंबर्स डाल रहे हैं तो वो थोड़ा सा उस आर्टिकल 19 का वायलेशन हो सकता है मेरे हिसाब से। तो ये 2 चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट उसकी वैलिडिटी देखेगा उस कानून की। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने बहुत अहम मालूमात दी।